तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 224 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग एक जगह पे आ चुका होता है जहां पर बहुत ही ठीक किलिंग ऑरा इंटेंट मौजूद होती है। अब फिर लू फेंग को वहां पर एक पिक्चर भी दिखती है जो कि उन्हीं बैटल फील्ड में से आ रही होती है, जिसके मर्तबा लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बेस्ट को ट्रेन करने लगता है। फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे डे को दिखाया जाता है जहाँ पे एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसे ही करके 1 साल बीत चुका होता है। यहाँ पे लू फेंग जब 2 महीने तक रहा था तो मोसा क्लैन की बॉडी ने 3 पिक्चर को डिस्कवर किया था, जैसा कि लू फेंग ने पिछली बार डिस्कवर किया हुआ था। फिर लू फेंग यहाँ पे 3 बार ही देख चुका था। इसके बाद वहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं आता है, जिनमें से पहला तो वही बड़ा सा पंच से अटैक करने वाला था और दूसरा में था कि एक बेस्ट अपने हेड से उस पर अटैक करता है जो कि सीधे उसके चीर के उसके पार निकल जाता है। वहीं पे थर्ड यहाँ पे अपने क्लॉ को वेव करके करने वाला था कि वो अपने क्लॉ से सामने के चीजों को चीर देता है। फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है फाइनली मैं सक्सीड हो गया। मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स एब्सोल्यूट बिगनिंग विला 1136 में लू फेंग अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है, जहाँ पे वो स्टडी कर रहा होता है फ्लोट ब्लडिंग टाइम और स्पेस स्क्रैबल्स को, जहाँ पे उसने 9 यूनिवर्स टैबलेट्स के डीजर पिक्चर को बारे में समझ रहा था और लू फेंग ने 12 वंडर को भी आराम से कॉम्प्रिहेंड कर दिया होता। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वंडर 108 वंडर मौजूद है। लू फेंग ने 12 वंडर को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे 1 से 9 बहुत ही आसान होती है। वहीं पे 10 से 11 की बात करें तो लू फेंग ने स्पेस स्क्रिबल्स को पढ़ने के बाद इसको अच्छे से मास्टर कर लिया होता है। वहीं पे लू फेंग ने प्राइमर के उस सिटी से एक्नॉलेज किए हुए नॉलेज को आराम से यूज करके अपने 12 वंडर को भी पास कर दिया होता है। फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरी कॉन्शियसनेस की कैलकुलेशन स्पीड एक बेसिक क्वांटम कंप्यूटर जैसी है। मेरी कंप्रिहेंशन एबिलिटी भी बहुत ही ऊपर है। यहाँ तक कि देखा जाए तो इतने लंबे समय में मैं सिर्फ 12 वंडर को ही सीख पाया हूँ। और अब फिर लू फेंग इन्हीं सब के बारे में बात करता है जो कि आपको पहले से ही पता है, तो मैं इसको भी स्किप करता हूँ। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है 2 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए। यहाँ पे मेरी अर्थ की बॉडी यहाँ की किलिंग ऑरा को हर रोज एब्जॉर्ब कर रही है। देखा जाए पिछले के बारे में तो यहाँ पे मेरी जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हुई है। मैंने यहाँ 3 महीनों में यहाँ पे अपने सेकेंड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गया हूँ। अब देखता हूँ क्या मैं इसमें सक्सीड हो पाता हूँ नहीं। और लू फेंग कहता है चलो आज मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक और ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने कॉन्शियसनेस से निकल कर रियलिटी में आ चुका होता है और मैं ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट ह्यूज पिट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोसा क्लैंसमैन वहीं पे अपने पैरों को क्रॉस करके वहीं पे बैठा होता है। फिर में बताया जाता है कि लू फेंग की अर्थ बॉडी अपने इंटरनल वर्ल्ड में चली जाती है क्योंकि यहाँ पे वो एब्जॉर्ब करते समय बहुत ही उसको दर्द होने वाला है, इसलिए वो अंदर चला गया है। और अब फिर में सीन चेंज का इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी सिर्फ अपने अंडर पैंट्स में मौजूद होता है। उसकी मर्तबा एक टॉल माउंटेन लाइक वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस्ट भी मौजूद होता है। उसी के सामने एक ब्लड रिवर क्रिस्टल भी उसके राइट हैंड में मौजूद था। अब फिर लू फेंग उसे अपने वॉन पे लगाता है जहाँ पे उसकी फ्लैश ब्लड बाहर निकलते हुए लू फेंग उसको वहीं पे रखता है, जहाँ पे लू फेंग ने इसको 5 बार ऑलरेडी ट्राई कर लिया था सेकेंड को क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के मर्तबा, लेकिन 4 बार फेल हो चुका था। लू फेंग इसको फिर से करने वाला था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसको एब्जॉर्ब करते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसा कि मानो कोई मरना पसंद कर सकता है। अब फिर लू फेंग कहता है मुझे इसे सहना ही पड़ेगा। अब फिर लू फेंग उसको फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लड रिवर क्रिस्टल एब्जॉर्ब होने लगता है लू फेंग के अंदर। लू फेंग की बॉडी में भी चेंजेस होने लगती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बन चुका होता है, लू फेंग की बॉडी में ही जाने लगता है। लेकिन सडनली वहाँ पे लू फेंग के चेस्ट पे मार्क बन जाते हैं जो कि पहले से
100% कार्विंग बने हुए थे उसमें और भी ऐड होने लगते। और यहाँ पे लू फेंग की नॉर्मल बॉडी पूरी तरह से ब्लड रेड ऑर्गेन्स से भर चुकी होती। लू फेंग वहाँ पे क्या था, मैंने सक्सीड कर दिया, आखिरकार मैं सक्सीड हुई क्या। लू फेंग बहुत ही खुश होता है कि लू फेंग ने पिछले 4 अटेम्प्ट्स के कारण यहाँ पे उसने हर एक टाइम फेल हुआ था, लेकिन इस बार उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। भले इसको दर्द हुआ होगा लेकिन उसने फिर से यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर दिया। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है ये फीलिंग 2 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर लू फेंग इन सब के बारे में समझता हो, कहता है कि मेरी 9 ग्रेट ओरिजिन लॉ यूनिवर्स में और भी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मेरी बाकी सभी पावर बढ़ने लगते हो। कहता है कि मैं यहाँ पे सरप्राइज ये हुआ हूँ कि पहले क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर 20 से 30% तक बढ़ चुकी है, वहीं पे दूसरे क्रिस्टल को ऐसे ही करने पे 20 से 30% फिर से बढ़ गए। मतलब ये हुआ कि मेरी अभी बॉडी की कॉम्प्रिहेंशन नाउ सेम लेवल से 50% ज़्यादा बढ़ चुकी है। वही बात कर लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में तो यही 50% बहुत ज़्यादा मायने करती है। फिर लू फेंग कहता है कि बात करें गोल्डन हॉर्न बेस की नेचुरल एबिलिटी स्ट्रेंथ की तो उसमें उसकी पावर बहुत ही डबल हो जाती है जो कि बहुत ही गॉडली मानी जाती है। वहीं पे लू फेंग कहता चलो यहाँ पे मैंने 2 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया तो चलो देखते क्या मैं 3rd क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाता हूँ या फिर नहीं। अब यहाँ पे लू फेंग को पता था कि वो नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी वो यहाँ करना चाहता था। और फिर लू फेंग अपनी 3rd क्रिस्टल को ट्राई करता जिसके मतलब लू फेंग में बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट बढ़ने लगता और यहाँ पे बहुत ही टेरिफाइंग प्रेशर उस पर लगने लगता और यहाँ पे लू फेंग की विल पावर भी बहुत ही कंज्यूम होने लगती है। और लू फेंग ने 2 साल तक यहाँ पे अपनी किलिंग ऑरा एरा में रह के अपने आप को कल्टीवेट किया था जिसके मर्तबा लू फेंग में बहुत ही किलिंग इंटेंट भर चुका था और मेंटल स्टेट भी पहले से स्टडी हो चुका था। फिर हमें 3rd क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के अंदर जाने लगता है। लू फेंग की बॉडी इसको बियर नहीं कर पा रही होती, ये पहले वाले से 10 गुना ज़्यादा पेनफुल था। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी ये प्रोसेस फेल हो जाती है, मतलब कि लू फेंग 3rd क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता है कि ये ओके है, मैं अभी भी सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने 2nd क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है। और वो कहता है कि मुझे और भी अपने विल पावर को ट्रेन करना होगा और मुझे ऐसे ही करके आगे बढ़ना होगा। वो कहता है कि देखा जाए तो नॉर्मल डेंजरस लेवल किसी को भी 10 के से 20 के पॉइंट्स देते हैं, लेकिन अभी मुझे जो मिशन मिला उसको कंप्लीट करने के मुझे 100 के पॉइंट्स मिलने वाले। इसकी मर्ता मुझे एक पॉइंट से कि मुझे एक ब्लड वॉरियर बनना है और लू फेंग ब्लड वॉरियर तभी बनेगा जब लू फेंग 3 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेगा। और लू फेंग अभी 2 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर चुका है। फिर हमें सीन चेंज कर एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन को दिखाया जाता है जहाँ पे वूका नॉर्मली लू फेंग और वूका से मिला जाते हैं। वहाँ पे रोंगजुन भी आता है और आप लोग कंफ्यूज मत होना कि वो लोग कैसे मिल गए, उन लोग के पास वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क मौजूद है और आप लोग कहोगे कि उन सबको टेक्नोलॉजी यूज करने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पे लू फेंग ने पहले से ही अपने इंटरनल वर्ल्ड में जितने भी मौसा क्लैन के थे उसको सारी टेक्नोलॉजी दे दी थी जिसके कारण लू फेंग वहाँ से अपने वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट हो पाया था। फिर यहाँ पे वूका को दिखाया जाता है जो कि अपने सोफा पे बैठा हुआ था। यहाँ पे लू फेंग से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही है। फिर हमें यहाँ पे लू फेंग का एक डायलॉग सुनाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा। वो कहता है कि अगर मेरी ट्रेनिंग तुम सबको सरप्राइज नहीं करे तो मैं मैडमैन थोड़ी नहीं कहलाऊंगा। फिर यहाँ पे लू फेंग उन सबसे हंसी मजाक से बात करने लगता है। फिर वूका उसे एक वाइन पिलाता है जो कि बहुत ही महंगी होती है। अभी के मतलब फिर से यहाँ पे बात करने लगते हैं जिसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी बकवास हो गई है। और अब फिर यहाँ पे बहुत बात होने के बाद यहाँ पे रोंगजुन से पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे तो होंगे। तो रोंगजुन कहता है नहीं मेरे पास कोई भी पैसे नहीं। तो ये सुनकर वूका और लू फेंग दोनों हैरान हो जाते और वूका रोंगजुन से बोलता है कि यहाँ पे अभी 2 ही साल हुए, तुमने कई सारे मिशन भी कर लिए हैं, यहाँ से तुमने मिशन अकेले ही किए हैं और इसके मतलब तुम्हें कई सारे 1000 ऑफ पॉइंट्स भी मिले हैं। अभी देखा जाए तो 1000 ऑफ पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। फिर वूका भी लू फेंग की तरफ देखता है और वो कहता है लू फेंग क्या तुम अभी भी उस मिशन में अटके हुए हैं, तुम्हें अपनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इस रेस्टोरेंट को बढ़ाने के दरमियान तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड ट्रेन करना होगा क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम सबसे आगे निकल जाएंगे। तो रोंगजुन भी कहता है हाँ आखिर ये कैसे गिव अप कर सकता है। फिर में रोंगजुन को दिखाया जाता है जो कहता है कि अभी के मरतबा यहाँ पे हमने जब मिशन को लेने गया तो यहाँ पे 100 सालों में सिर्फ 10 ही मिशन को लिया जा सकता है, इसके ज्यादा हम लोग मिशन को नहीं ले सकते। तो लू फेंग भी रोंगजुन की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या 100 सालों में सिर्फ 10 ही मिशन को लिया जा सकता, आखिर तुम्हें ये न्यूज कहाँ से मिली। तो यहाँ पे रोंगजुन उसे कहता है कि जब मैं अपने 5th मिशन को करने गया था तो वहाँ पे मुझे नोटिस मिला और बताया गया कि
100 साल में सिर्फ तुम 10 मिशन को ही ले सकते हो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोर मेंबर्स को अपने पॉइंट्स को लेना बहुत ज्यादा हार्ड होती है और मिशन के दरमियान वो अपने टाइम को वेस्ट न, क्योंकि यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग और मिशन से ज्यादा जरूरत उनकी स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लू फेंग को वो जाहिर से समझा देता है। लू फेंग भी हामी भरता है और अब फिर वुका कहता है कि यहाँ पे अभी मैडमैन वो तो अभी एक ही मिशन में अटका हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। और अब फिर रोंगजुन भी इसकी हामी भरता है तो लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम छोटे बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, चलो मैं अपने ताकत को दिखाता हूँ कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है। तो वो कहता है कि चलो मैं आज अपने हेवनली ब्रिज को अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो ये सुनकर रोंगजुन और वुका भी शॉक हो जाते कि क्या हेवनली ब्रिज को करने जा रहे हो, ये 6th लेवल, क्योंकि लू फेंग ने तो पहले ही 5th लेवल को पास आउट कर दिया होता है। और अब फिर सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स हेवनली ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहां पर वहीं के दरमियान एक सेंटर ब्यूटीफुल आइलैंड मौजूद होता है। वहां पे वॉचमैन बेबिन वहीं पे खड़ा होता है और तभी वहां पे वो देखता है कि 3 बंदे आ चुके हैं। यहाँ पे वो बंदे कोई और नहीं लू फेंग, रोंगजुन और वुका होते हैं और हमें ब्रेविन को दिखाया जाता है जहां पे वो कहता है तो तुम तीनों आए हो। वो कहता है कि 9 यूनिवर्स ब्रिज अभी एम्प्टी है, लेकिन अभी के मर्तबा देखा जाए रोंगजुन और वुका तो तुम दोनों ह्यूज एक्स सेक्ट से आते हो। यहाँ पे तुम सबको एक बार में एक ही को जाना होगा, इसलिए तुम सब चूज करो कि तुम दोनों में से पहले कौन जाओगे। तो यहाँ पे रोंगजुन और वुका एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करने नहीं आए, ये लू फेंग है जो कि यहाँ पे अपने हेवनली ब्रिज को अटेम्प्ट करना चाहता है। तो यहाँ देखकर लॉर्ड बेविन उसकी तरफ देखते और कहते लू फेंग तो क्या तुम अपने 6th लेवल को अटेम्प्ट करना चाहते हो, क्या तुम्हें इससे कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट इन दोनों के सामने कर दूं तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ रोंगजुन और वुका उन दोनों के दोस्त है तो ऐसा कर ही जा सकता है। फिर लू फेंग वहाँ पे उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पे देखो मैं जा रहा हूँ अपने यूनिवर्स ब्रिज को वहाँ पे अटेम्प्ट करने में दिखाया जाता है 9 यूनिवर्स ब्रिज लेवल 6 को, जहाँ पे लू फेंग उसी ब्रिज के सामने खड़ा होता है और वहाँ पे सामने एक टर्नेडो बना हुआ होता है। वहाँ से आवाज आती है अपने लिए ऑप्शन चूज करो, फाइटर, कंट्रोलर या हिप्नोटिस्ट, तुम जैसे भी ऑप्शन को चूज करो उसे डिफीट करो फिर तुम 7th लेवल में जा सकते हो। तो लू फेंग बिना हेसिटेट किए वो बोलता है कंट्रोलर। हमें उसके अंदर से दिखाया जाता है एक बंदा बाहर निकलता है जो कि सेम सिल्वर आर्मर मैन होता है जो कि अपने पास डार्क क्लाउड शटर और हाथ में डार्क गोल्डन लॉन्ग रड लिए हुए होता है। और यहाँ पे लू फेंग की तरफ घूरते हुए कहता है कि तुम सब यूनिवर्स लेवल 9 के बंदे हो और चाहते हो कि हेवनली ब्रिज के लेवल 6 को पास आउट करो। क्या तुम्हें एक मूव में मैंने पिछली बार हराया नहीं तो तुमने उससे सबक नहीं सीखा? क्या तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि इतने शॉर्ट टाइम में तुम लेवल 6 को पास आउट कर सकते हो? तो लू फेंग को दिखाया जाता है क्यों नहीं, और हमें दिखाया जाता है उन दोनों की फाइट जहाँ पे वो दोनों बंदे भी एक दूसरे से लड़ने वाले और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने 36 ब्लेड्स को एक में कंबाइन कर लेता है और अभी के मर्तबा उसकी थ्रेड की जो परफेक्शन होती है वो परफेक्ट हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है एंशिएंट डार्क गोल्डन लॉन्ग ब्रेड जो कि लू फेंग के सामने फ्लोट कर रही होती है। लू फेंग यहाँ पे अपने नॉन-सन आर्मर्स के 5th लेवल स्पेस स्लाइसर को यूज करने वाला था। अभी के मर्तबा देखा जाए तो सच्चा ये है कि यहाँ पे 5th लेवल पहले के लेवल से और भी ज्यादा आसान है। लू फेंग ने अपने 10th और 11 वंडर के दरमियान ही इन सबको सीख लिया होता और जबकि मर्तबा लू फेंग ने 2 सालों से यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस से स्टडी की थी बैटल टेक्निक टिगर स्काई एंड लैंड की, तो यहाँ पे वो उसको अच्छे से सीख चुका था जिसके मर्तबा वो 5th लेवल को बड़ी आसानी से अनलीश कर सकता है। फिर हमें सिल्वर आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो कहता है बहुत अच्छे, तुम भी अपने 5th लेवल को अनलीश कर सकते हो, ये तो बहुत ही अच्छी, लेकिन अभी के दरमियान 5th लेवल से कोई मायने नहीं लगता, मायने रखता है तो यहाँ पे कितनी पावर तुम एग्जॉर्ट करते हो। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने पीछे भी वही गोल्डन लॉन्ग रेड ब्लेड ले आता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हो। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है एब्सोल्यूट डोमेन स्पेस स्लाइसर। हमें उस सिल्वर आर्मर मैन को भी दिखाया जाता है जो कहता है जाओ, और वो दोनों एक दूसरे से टकराते और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सिल्वर आर्मर मैन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। देखा जाए स्पीड के मामले में तो लू फेंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यहाँ तक कि लू फेंग की स्पीड उससे थोड़ी सी स्लो हो गई थी, लेकिन लू फेंग की जो स्ट्रेंथ थी इसमें ज्यादा थी। उन दोनों की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों टकरा चुके होते हैं, लेकिन लू फेंग की जो स्पेशलिटी थी वो बाकी सबसे अलग थी।
यहाँ पे सिल्वर आर्मर वैन की वर्जन वो थोड़ी सी अलग हो गई थी। या फिर हमें लू फेंग के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग जिस पावर को यूज कर रहा था उसमें दो चीजें मौजूद थी, एक तो स्पीड एक पावर। पहला तो स्पेस प्रेशर लगता है, दूसरा पावर। या फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग तो भले ही स्पीड में हार चुका हो लेकिन लू फेंग की जो फॉर्मलेस प्रेशर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लू फेंग इसी के कारण उसके नानसार आर्मर्स को चीरते हुए उसी के सर में घुसेड़ के उसको वहीं पे मार देता है। हमें आवाज आती है 6 लेवल सक्सेस और यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए क्या आता है, इससे तो मैंने बड़ी आसानी से जीत लिया है। और हमें बताया जाता है कि 2 सालों में लू फेंग ने टाइम स्पेस स्क्रिबल से 9 यूएस टैबलेट्स के डिजर पिक्चर को कंप्लीट किया था, जिसके मर्तबा लू फेंग कहता कि मेरी कॉम्प्रिहेंशन की पॉइंट्स के मामले में देखी जाए तो मैं 80 पॉइंट्स को एक्वायर करता हूँ, वहीं पे सिल्वर आर्मर मैंने 100 पॉइंट्स को एक्वायर करता है। लेकिन मेन डिफरेंस तो पावर का है, लू फेंग की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी पिटी है कि तुम फिर भी मेरे से हार चुके हो। या फिर हम यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण बताया जाता है इसी के बारे में, जो कि मैं स्किप करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर हमें ब्रिज को दिखाया जाता है सेंटर ऑफ आइलैंड में, जहाँ पे रॉन्गिन और वोका ये सीन देख के शॉक हो जाते हैं और उससे विश्वास नहीं होता कि उसने ये सक्सीड हो गया। और यहाँ पे वोका कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उन दोनों को विश्वास नहीं होता कि लू फेंग ने सिर्फ 2 सालों के ट्रेनिंग में, जो कि वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा था, यहाँ तक कि अगर बाहर की ट्रेनिंग की बात की जाए तो प्राइमिक के उस सिटी से उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे जितना ज्यादा हेवनली ब्रिज के हायर लेवल पे जाते जाएंगे उसके लिए और भी ज्यादा टाइम लगने पड़ेगा। और लू फेंग के एस्टिमेशन के अनुसार लू फेंग को कम से कम 10 साल तो लगने ही हुआ है तो 6 लेवल को पास करने के लिए, लेकिन लू फेंग ने 2 सालों में ही इसको पास कर दिया। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अब 7th लेवल को अटेम्प्ट करने वाला है और हमें सीन चेंज को 7 लेवल हेवनली ब्रिज को दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्पेस का सीन बना हुआ होता है। लू फेंग वहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है और उसके सामने एक मीटोरॉइड फ्लोट कर रहा होता है। वहां से एक आवाज आती है, अपने ओपोनेंट को चूज करो, फाइटर, कंट्रोलर, हिप्नोटिस्ट, जैसे तुम इससे विन करोगे तुम 8 लेवल में जा सकते हो। और फिर लू फेंग फिर से क्या था, कंट्रोलर। हमें दिखाया जाता है 7 लेवल ओपोनेंट को जो कि वहां से निकलता है और यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि आखिर ये ओपोनेंट कैसा होगा, क्या ये उसी सेम डाल गोल्डन लॉन्ग ब्लेड को यूज करे या फिर उससे आगे। फिर हमें सीन चेंज को उस मीटोरॉइड को दिखाया जाता है जहां से एक पीस ऑफ रॉक ब्रेक थ्रू होता है, उसमें से एक बंदा निकलता है जो कि ब्लू आर्मर मास्क को पहने हुए था और उसके पास भी एक डार्क क्लास शटर डाल गोल्डन लॉन्ग रड लिए हुए होता है। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कहता है यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे तुम इस स्टेज पे अपने इसी बलबूते पे आ गए, पहले तो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहता हूँ, कहता चलो मैं आशा करता हूँ तुम इस लेवल को पास कर सकते हो। लू फेंग भी बिना हेसिटेट किए हुए अपने गोल्डन ब्लड से उस पर अटैक करता है। ब्लू आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो कहता है इतना भी बुरा नहीं है और वो अपने अटैक को उस पर करने लगता है जिसके मर्तबा उसके चारों तरफ से एनर्जी निकल रही हो। तो लू फेंग जब ये देखता है तो यहाँ पे शॉक हो जाता है क्योंकि जब बंदे ने ये मूव यूज किया तो वहाँ का पूरा सराउंडिंग अपने उसी गोल्ड लाइट से भर चुका होता है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी डोमेन बन गई हो। लू फेंग कहता है ये तो ब्लेड वर्ल्ड है और हमें बताया जाता है नानसार आर्मर्स के 6 लेवल के बारे में जो कि ब्लेड वर्ल्ड होता है। वहीं पे अकॉर्डिंग देखा जाए नानसार आर्मर्स के पावर में तो यहाँ पे 5th से 6 में जाने पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गैप होता है, यहाँ तक कि 5th से 6 में जाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और ऐसा कहा जाए तो यहाँ पे 5th से 6 8th से 9th में जाना ये सबसे हार्डेस्ट लेवल होता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसमें देखा जाए नंबर ऑफ ब्लेड्स की तो ये भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि 5th लेवल स्लाइसर में 2916 ब्लेड्स को यूज किया जाता है, वहीं पे 6th लेवल ब्लेड वर्ल्ड में यहाँ पे 5832 लिटिल ब्लेड्स यूज किया जाता है जो कि पहले के मुकाबले दुगना हो जाता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे डाल गोल्डन रॉन्ग रन में टोटल 10,081 लिटिल गोल्ड ब्लेड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा। यहाँ पे 6th लेवल पे आने पे ही आप उसके आधे पावर को यूज कर सकते हैं और यहीं पे इसी मर्तबा यह ब्लेड वर्ल्ड इसके साथ मर्ज होने के बाद ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड इसे सिर्फ सेक्टर लॉर्ड के बंदे ही कंट्रोल कर सकते हो, अपने वर्ल्ड के अपने स्ट्रेंथ को यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लू आर्मर मैन को कहता है ये अच्छा हुआ कि तुम जाओ और खुद को और ट्रेन करो। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधे जाके लू फेंग के सर पे घुसेड़ देता है और लू फेंग यहाँ भी हार जाता है।
और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो बाहर आता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं यहाँ पे जीत नहीं सकता क्योंकि उसने अपने 6 लेवल को अनलीज किया हुआ था। और लू फेंग यहाँ पे पूरा तरीके से क्लियर था कि यहाँ पे 5 से 6 लेवल में जाने के लिए बहुत ज्यादा एवोल्यूशन की जरूरत है, इसके लेवल को पाने के लिए ये इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पे हमें रॉन्ग जुन को दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज को स्प्रेड नहीं करता, वहीं पे बुका ये तो हर जगह फैला देता कि लू फेंग ने अपने 6 लेवल हेवनली ब्रीज को पास आउट कर दिया है। यहाँ पे हमें सीन चेंज का प्राइमर रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलान व्हाइट ड्रॉप बंदा पहना हुआ वहीं पे बैठा हुआ था, लेकिन तभी एक स्टडी स्ट्रीट हाउस उसके पास आ जाता है, उसको बोलता है बोलान। फिर बोलान उसकी तरफ देखता है जो कि लॉन्गिन होता है जो कि सेकंड रैंक पे आया हुआ था और ये भी बोलान के साथ था। फिर बोलान उससे कहता कि क्या हुआ और फिर लॉन्गिन कहता कि क्या तुम जानते हो लू फेंग अभी अपने 6 लेवल को हेवनली ब्रिज को पास आउट कर दिया। अब यहाँ पे बोलान तो शांत रहा करता, लेकिन सब ये सुनता है कि क्या लू फेंग ने अपने 6 लेवल को पास आउट कर दिया है तो वो भी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने लिविंग क्वार्टर्स की तरफ बढ़ जाता है और थोड़े दिन बाद ही हेवनली ब्रिज आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे व्हाइट ड्रॉप बंदा बोलान वहाँ पे अपीयर हो जाता है। यहाँ पे वॉचमैन बेबिन उसको कहता है बोलान तुम सच में आ गए। यहाँ पे बोलान कहता है मैं अपने 7 लेवल को अटेम्प्ट करने वाला हूँ। अब ये सुनकर वॉचमैन बेबिन उसकी तरफ देखता और कहता है कि यहाँ पे अगर ब्रेक थ्रू देखा जाए तो हर एक 3 लेवल के बाद जैसे कि 1 2 3 4 2 6 7 से 9 यहाँ पे बहुत ही एक्वायर होता है हार्ड उसको पास आउट करना। अभी कमा तो वो 7 लेवल में है जो कि पिछले 6 लेवल से बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला। वो कहता है कि अभी 2 ही साल हुआ तुमने अपने 6 लेवल को पास आउट किए, क्या तुम सच में 7 लेवल को करना चाहते हो ट्राई? तो बोलान कहता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ और इसके बाद बेबिन भी उसको जाने के लिए बोल देता है। व्हाइट ड्रॉप बोलान सीधे यूनिवर्सल हेवनली ब्रिज की तरफ निकल जाता है और हमें यूनिवर्सल हेवनली ब्रिज 7th लेवल को दिखाया जाता है जहाँ पे वही ब्लू आर्मर मैन अपने साथ ब्लड कलर ब्लेड को लिए हुए होता है जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। इसको मैं सीधे सीधे स्किप करता हूँ जहाँ पे बोलान हार जाता है क्योंकि यहाँ पे वो भी सिंपली 1 शॉट हो जाता है। और आफ्टर में सीन चेंज कर बेबिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो इस सीन को देख कर क्या आता है ये तो बहुत ज्यादा घमंडी है, ये बोलान तो बहुत ज्यादा खुद पे गर्व करता है। यहाँ पे देखा जाए अगर बताता है कि यहाँ पे ये बहुत पहले से ही अपने आप को बहुत ऊपर मानता था जिसके कारण इसके दिल में अपनी प्राइड बन गई थी। इसने अपने स्पेस लॉ को कॉम्प्रिहेंड किया था और जीनियस बैटल के दौरान ही इसने अपने बैटल स्पेस से जो की थी वो अपने कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे को भी पीछे छोड़ दिया था। यहाँ तक कि इसकी जो ओरिजिन लॉ है कई सारे अनडाइंग बीइंग से भी कंपेरेबल हो सकती है। यहाँ पे इसकी स्पेस लॉ बहुत ज्यादा हाई कॉम्प्रिहेंशन हो चुकी थी और इसी की मर्तबा इसके टैलेंट को देखा जाए तो ये अपने आप को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है और वो चाहे तो आराम से एक स्पेस नाइट बन सकता है। लेकिन ये बहुत ही पीटी है कि ये बहुत ज्यादा गर्व करती है, बहुत ज्यादा घमंडी भी है। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर उसने अपने लू फेंग के जैसे 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को चूज किया होता तो ये उस पर सुटेबल होता है, लेकिन अभी के मर्तबा उसने अपने प्राउड के चलते अपने कॉन्फिडेंस के चलते सबसे हार्डेस्ट यूनिवर्स टैबलेट्स को चूज किया जिसके मर्तबा ये उसके लिए फिट नहीं बैठता। वो कहता है कि इस टेरिफाइंग लेवल से वो आराम से लू फेंग से आगे निकल जाता अगर वो उसको चूज करता। और फिर ऐसे ही कई सारे बातें बताते जिसमें से बार बार प्राउड की बातें आ रही थी तो मैं इसको स्किप करता हूँ। और अब फिर बोलान कहते हैं कि यहाँ पे लू फेंग ने 6 लेवल को पास आउट कर दिया, वहीं पे वो फेल हो गया है। तो चलो देखते कि आखिर वो इसको कैसे लेता है, क्या इसको कंपटीशन की तरफ देता है या फिर वो इससे निराश होकर बैठ जाएगा। और अब फिर हमें सीन चेंज को लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने जीत से खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि लगता है किस्मत भी मेरे साथ। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग की न्यूज चारों तरफ फैल चुकी होती है लेकिन बोलान के 7th लेवल के फेलियर के बारे में किसी को नहीं पता चला होता क्योंकि वहां पर जब लू फेंग, रॉन्गजुन और वुका निकल चुके होते तभी वो बोलान आया हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग जो कहता है कि चलो अब मैं फैंटेसी ओशियन में जाके ट्राई कर, और हमें सीन चेंज का फैंटेसी ओशियन में दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग खड़ा होता है। और यहाँ पे चलो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ लू फेंग यहाँ पे हार जाता है। यहाँ पे कई सारी चीजें बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लू फेंग ने 9 लेवल्स को पास आउट कर दिया था जिसके मतलब लू फेंग को 51,100 पॉइंट्स मिले थे। वैसे 9th लेवल को अकेले पास करने पे लू फेंग को 25,600 पॉइंट्स मिले थे और लू फेंग जब 10,000 पॉइंट्स को पास करेगा तो वहां पे उसे टोटल 51,200 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि
कि पिछले के 9 लेवल से बहुत ज्यादा थी। फिर लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है, लू फेंग अपने उसी को हार जाता है क्योंकि वहाँ पे 10th लेवल था, वो बहुत ज्यादा हार्ड थी। और अब फिर में सीन चेंज को लू फेंग को दिखाया जाता है जो फिर से अपने ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में आ जाता है। वहाँ पे हमें लू फेंग के पिट क्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फाइनली खड़ा होता है और कहता है पिछले 2 सालों से मैं यहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे आगे क्या। लू फेंग वहाँ से बाहर निकलता ताकि वो बाहर के बारे में देख सके कि बाहर और क्या चीजें। फिर लू फेंग अपने मोसा क्लैंसमैन पे ट्रांसफॉर्मर की किसी भी चीज में बन सकता है। लू फेंग वहां से आगे चल पड़ता है जहाँ पे लू फेंग के सामने एक 10,000 किलोमीटर डायमीटर का एक एंडलेस डेप्थ मौजूद था जो कि एक गड्ढा के जैसा था। लू फेंग को उसकी हाइट के बारे में नहीं पता था कि कितनी ज्यादा गड्ढे में है और अब फिर लू फेंग वहां पे नीचे कूद जाता है जहाँ पे लू फेंग चलते चलते 5,000 किलोमीटर नीचे आ जाता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी भी नीचे नहीं पहुंचा तो कहता है कि मैं ऑलरेडी 5,000 किलोमीटर आ चुका हूँ और यहाँ की जो ऑरा है अभी तक सेम। लू फेंग भी फिर से नीचे गिरने लगता है। लू फेंग यहाँ पे चलते चलते वहाँ पे फाइनली 9,000 किलोमीटर नीचे आ जाता है लेकिन फिर भी वहाँ का जमीन नहीं आता है और लू फेंग कहता है कि अभी इसकी ऑरा थोड़ी सी चेंज हो गई है। यहाँ पे उसकी ऑरा बहुत ही ठीक होने लगती है। लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी एंडलेस किलिंग इंटेंट उसके कॉन्शियसनेस में जाने लगती है जो कि पहले के मुकाबले दुगनी हो चुकी थी और लू फेंग उसी के नीचे गिरने लगता है और कहता है कि पता नहीं ये गड्ढा कितना ज्यादा गहरा होगा। और फिर लू फेंग जैसे जैसे नीचे निकलने लगता है वहाँ की थिकनेस स्लोली इंक्रीज होने लगती है। लू फेंग वहाँ पे 15,000 किलोमीटर आ चुका हो तो लू फेंग के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और कहता है कि यहाँ पे आके ये कितना गड्ढा है। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग जैसे जैसे नीचे जाता है वहाँ की फिर से वहाँ की ऑरा वीक होने लगती है। लू फेंग कहता है कि जब से मैंने 9,000 किलोमीटर से यहाँ पे नीचे आ गया तो यहाँ की ऑरा 2 टाइम स्ट्रांग हो चुकी है लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ की ऑरा और भी ज्यादा वीक होने लग रही है। ये क्या है। फिर में लू फेंग को दिखाया जाता जो फ्लोट करके मिड एयर में आ जाता है जहाँ पे सबसे ठीक ऑरा मौजूद थी। लू फेंग कहता है कि इसके ऊपर और इसके नीचे ज्यादा ऑरा नहीं है, मुझे यहाँ पे आके कल्टिवेट करना होगा। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग के सामने एक रेड किलिंग ऑरा फ्लोट कर रही होती जहाँ का पूरा एरिया क्लीन होता है। उसके सामने साइड में से माउंटेन ही होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लू फेंग उस ठीक ऑरा में क्या करने वाला है, लू फेंग को क्या वहाँ पे कोई ट्रेजर मिलने वाला है फिर नहीं, या फिर लू फेंग का वहाँ पे किसी और से सामना होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।